चलो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, चलो लास्ट क्लास में अपन ने ह्यूमन ब्रेन देखा था, है ना। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने सब चीजें पढ़ ली थी, सारे पार्ट्स, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के सारे पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स थे फोर ब्रेन में? एक सेरिब्रम, उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब भी यही था ना, ऑल्फैक्टरी लोब और डाइएन्सेफेलॉन, उसके अंदर थैलेमाइन, हाइपोथैलेमस। फिर मिड ब्रेन में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, बट क्या क्या पढ़ा था अपन ने वहां पे? ऑप्टिक लोब और एक अंकल थे ना, जो कम्युनिकेशन कर रहे थे ना दोनों के बीच का, मिड और सॉरी हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच का, ठीक है। और लास्ट पार्ट था आपका हिंड ब्रेन, जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेरिबेलम एंड पोन्स, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे अपन स्पाइनल कॉर्ड। थोड़ा जगह छोड़ देना, ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे आप लोग, है ना। उतनी जगह छोड़ के हिंड डालेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है ना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ओके, इसका भी पोजीशन शेप लिखते हैं, लिखो नीचे। इट इज लॉन्ग कॉमा सॉफ्ट, इट इज लॉन्ग कॉमा सॉफ्ट। ब्रेन में भी अपन सॉफ्ट लिखे थे ना, सॉफ्ट वर्ड, बट हमें हार्ड लगता है बिकॉज स्कल है, उसके अंदर तीन मेनिंगस थी। क्या क्या था? एक पिया मेटर, एक ड्यूरामेटर, और एक लिखे थे सेकेंड नंबर, क्या लिखे थे? पिया मेटर, ड्यूरामेटर और वो तो आर्केनॉइड मेम्ब्रेन, और जो उनके बीच में फ्लूइड था उसका नाम क्या था? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी मेनिंगस है जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए हुए है, इसलिए वो ऐसे हार्ड लगता है हमें, बट अंदर से वो भी सॉफ्ट है जैसे ब्रेन है, ठीक है। ओके, तो इट इज लॉन्ग कॉमा सॉफ्ट कॉमा व्हाइटिश एंड सिलिंड्रिकल long comma soft comma whitish and cylindrical continuation of क्या आएगा यहाँ पे? कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। अपन लिखे थे ना वहां पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा में हम ये लिखे थे कि यही जाके स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, फुल स्टॉप। It lies in the cavity of, it lies in the cavity of, it lies in the cavity of vertebral column, it lies in the cavity of vertebral column and is also covered by and is also covered by three meninges, 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 जैसे वहां पे था थ्री मेम्ब्रेन्स, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में spinal cord has two spinal cord has two longitudinal has two longitudinal fissures, FISSURES. Spinal cord has two longitudinal fissures and two swellings two swellings, मतलब कुछ ऐसा पोर्शन जो थोड़ा सा सूजा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो सूजा हुआ है, ठीक है, टू swellings,
मतलब जैसे हमारा नॉर्मल सिलेंडर होता है ना, ऐसे पूरा स्ट्रेट सिलेंडर जैसा नहीं है, ठीक है, बीच में दो जगह स्वेलिंग्स भी है, टू स्वेलिंग्स, मतलब एट द लोअर एंड, एट द लोअर एंड, at the lower end, spinal cord forms a, at the lower end, spinal cord forms a non-nervous, non-nervous, thread-like, non-nervous, thread-like phylum, F-I-L-U-M, phylum terminal, T-E-R-M-I-N-A-L, phylum terminal, ठीक है, मतलब जैसे ये एंड होगा ना, तो यहाँ पे आपके एक इस टाइप का कुछ एंडिंग है उसका, जो कि ये पार्ट आपका एक नॉन नर्वस पार्ट है, मतलब यहाँ पे कोई भी नर्व सेल नहीं होंगे, ठीक है, और ये टर्मिनल मतलब एंड है उसका लास्ट, ठीक है। बाकी ये पूरे सिलेंडर में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, इसको अपन फिसर्स बोल रहे हैं, नैरो ओपनिंग्स, जिस ओपनिंग में नर्व्स आएंगे, कहीं ना कहीं से आएंगे ना, सारे बॉडी पार्ट से नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ये दोनों तरफ से कनेक्टेड होंगे, जो अपन लिखे हैं लॉन्गिट्यूडनल फिसर्स, वो यही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी स्पाइनल नर्व्स आएंगी, अपन जो पढ़ने वाले ना अगला पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने दो चीजें लिखी थी, याद है आप लोग को, एक स्पाइनल नर्व्स और एक क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व सारी ब्रेन में जाएंगी, क्रेनियल कैविटी ये है राइट, जहाँ पे आपका ब्रेन है, तो इसलिए उसका नाम क्रेनियल नर्व्स है, और यहाँ जितनी भी नर्व्स आने वाली है उनका नाम है स्पाइनल नर्व्स। कितनी नंबर में होती है ना, वो अपन जब पीएनएस पढ़ेंगे तो वहां लिख लेंगे कि कितनी स्पाइनल नर्व्स होती है, कितने नंबर में स्पाइनल नर्व्स होती है, और कितने नंबर में क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है। तो ये तो बस इतना ही एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, और कुछ भी नहीं है। इसका काम क्या है, जो भी मैसेज यहाँ तक आएगा अगर इसके काम का होगा तो ये रिएक्ट करेगा जैसे रिफ्लेक्सिव्स, और अगर इसको लगता है कि मेरे काम का नहीं, ये सोच समझने वाली बात है, तो ये ऊपर भेज देगा ब्रेन के पास, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डालना, पेरिफेरल नर्वस, यही बीच में है, मतलब आप ये बोलो कि कुछ फिशर्स ऊपर है, फिर बीच में स्वेलिंग है, फिर कुछ फिशर्स ऊपर है, फिर स्वेलिंग है, और यहाँ पे उसका टर्मिनल एंड, ठीक है। कहने का मतलब वो पूरा स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल रॉड जैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डाल लो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक ये चीज देखना कि सीएनएस को क्या नाम दिए थे, सीएनएस पे ही लिखे थे हेडिंग, देखो पीछे जहाँ ब्रेन स्टार्ट की होंगी वहां पे सीएनएस पे डाले होंगे ना, डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन लिखिए था ऊपर हेडिंग, देखो जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन का हेडिंग डाले है ना, वहां पे इस टाइप का एक नंबर दे देना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें पहला अपन ने ह्यूमन ब्रेन पढ़ लिया, और आज अपन ने स्पाइनल कॉर्ड देखा, ठीक है। अब सेकेंड पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, इसमें लिखेंगे हाँ, इसमें लिखो नीचे, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, it is formed of a number of long thin, long comma thin, it is formed of a number of long comma thin comma whitish threads, whitish threads, it is formed of a number of long comma thin comma whitish threads called nerves, called nerves, N-E-R-V-E-S, called nerves, which extend between, which extend whitish threads,
फाइबर जैसे रहते हैं ना आपके नर्व्स जो रहते हैं ना, नर्व सेल जो अपन बनाए ना न्यूरॉन, वो एक्चुअली में धागे जैसे होते हैं, फाइबर जैसे, ठीक है। तो विच एक्सटेंड बिटवीन, कॉल्ड नर्व के बाद विच एक्सटेंड बिटवीन सीएनएस, सीएनएस लिख सकते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा नहीं लिखा, सीएनएस एंड बॉडी पार्ट्स, एंड बॉडी पार्ट्स, एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि वो टेलीफोन ऑफिस से आपके टेलीफोन तक वो जो रिसीवर होता है ना आपका, वहां तक की वो लाइन है। अगर वो लाइन नहीं होगी तो ये बॉक्स पड़ा है, वहां टावर खड़ा है, कुछ काम नहीं है ना, वो टावर का कुछ काम है ना ये बॉक्स का कुछ काम है, जब तक इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके। और पेरिफेरल नाम क्यों दिया, मैंने आपको बताया था ना एक बार, पेरिफेरल हम कंप्यूटर के जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको अपन पेरिफेरल्स बोलते हैं, बताया था ना मैंने कि आपका सीपीयू उनके बिना अधूरा है, राइट। फिर सीपीयू अकेले पड़े होकर क्या काम करेगा, जब तक उसमें कुछ क्या काम हो रहा है हमें दिखेगा नहीं, प्रिंटर क्या है, हम टाइप कैसे करेंगे, राइट। तो हमें हमें जितने भी पेरिफेरल्स है उनकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, between CNS and body parts, full stop. On the basis of their origin, 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 nerves are of two types. On the basis of their origin, nerves are of two types. Origin मतलब वो नर्व कहाँ से निकल रही है, क्या वो ब्रेन से निकल रही है, क्या वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, ठीक है। दो ओरिजिन है उसके, अल्टीमेटली जा रही है बॉडी पार्ट्स में, राइट। तो फर्स्ट लिखेंगे क्रेनियल नर्व्स, फर्स्ट जो भी नंबर डालना है, क्रेनियल नर्व्स, TRANIL, क्रेनियल नर्व्स, हाइफन डाल के, ये आपके ब्रेन से निकलेंगी, ठीक है, हाइफन डाल के लिख लो उसको। दीज नर्व्स एक्सटेंड बिटवीन द ब्रेन, these nerves extend between the brain and parts of head, parts of head, parts of head, and some even, and some even extends up to abdomen, and some even extends up to abdomen. मतलब ज्यादा दूर तक नहीं गया ना लाइंस, मतलब आपके ब्रेन से निकला और हेड तक नहीं है, हेड में आपके सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ABDOMEN, एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी, राइट। तो मतलब सारे के सारे जो नर्व्स हैं इसके ऑलमोस्ट सब हेड में ही है, क्योंकि आपके लगभग सारे सेंस ऑर्गन्स हेड में ही है, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, आईज हो गया, माउथ हो गया, ईयर हो गया, सॉरी नोज हो गया, राइट। सिर्फ टच वाला आप बोल सकते हैं कि ये इससे कनेक्टेड नहीं होता ब्रेन से, वो डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मेन, देयर आर 12 pairs of cranial nerves, there are 12 pairs of cranial nerves in men, ठीक है। ये हुआ क्रेनियल नर्व, सेकेंड लिखना स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। इसमें डाल के लिखो, these nerves extend between, these nerves extend between, these nerves extend between spinal cord and body parts, spinal cord and body parts, ठीक है। और इसका भी कितना नंबर है वो भी लिख लेते हैं। इन मेन देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, इन मेन देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, इन मेन देयर आर 31 पेयर्स ऑफ spinal nerves,
ठीक है, चलो लास्ट थर्ड, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ब्रैकेट में एएनएस। चार्ट हम पहले ही बना चुके हैं ना, एएनएस के अंदर दो पड़े थे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। एक किसी चीज को इंक्रीज करेगा तो दूसरा उसको डिक्रीज करेगा, ताकि बैलेंस बना रहे, है ना। उस बैलेंस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब ही होता है बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना या बैलेंस मेंटेन करना हर चीज का। ठीक है, ओके। देखेंगे एएनएस में इट कंट्रोल्स द इट कंट्रोल्स द इट कंट्रोल्स द अब यहाँ पे क्या है, किस टाइप के फंक्शंस होंगे, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? वॉलंटरी तो फिर आपकी मर्जी से हो गया, तो फिर ये ऑटोनॉमस क्यों होगा? इनवॉलंटरी हो ना, मतलब हमारी मर्जी का वेट नहीं करेगा वो, कि मैं जब चाहूं तब आंसू, ऐसा नहीं होगा ना, आपको अपने आप आंसू आते, राइट। तो क्या लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ, इनवॉलंटरी का मतलब पता ना सबको, इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन्स, VISCERAL, ये अपन कल भी पढ़े थे याद है? क्या लिखा था इसका मतलब मैंने? हाँ, कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स जो इंटरनल है, जैसे स्टमक मान लो, एक हार्ट मान लो, लंग्स मान लो, दीज आर सम विसरल ऑर्गन्स। ये लिखे थे ना कल अपन, कहाँ लिखे थे? मेडुला ऑब्लोंगेटा में लिखे थे क्या? देखो, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा वही इनवॉलंटरी फंक्शन कर रहा था, याद है। सेरिबरम वॉलंटरी एक्शन के लिए था, सेरिबेलम किसके लिए था? सेरिबेलम, सेरिब्रम ही था थिंकिंग के लिए भी। बैलेंस, मैं एग्जांपल्स क्यों बता रहा था आपको हर चीज के, ताकि आपको याद रहे। क्या बताया था एग्जांपल सेरिबेलम का? हाँ, वॉकिंग। और एग्जांपल तो ठीक है, और एग्जांपल क्या दिया फिर जिससे याद रहे? हाँ, वो वाला एग्जांपल, वो एग्जांपल इसलिए था कि याद रहे। ठीक है, कि किसी ने अगर शराब पी है तो वो सीधा नहीं चल पाएगा, याद है ना। ठीक है, तो सेरिबेलम का काम इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस मेंटेन करना था। सेरिबेलम थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, है ना, और वॉलंटरी एक्शंस यानी कि विल। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलंटरी एक्शन, इसलिए वहां भी विसरल ऑर्गन का यूज किए थे अपन वर्ड, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा भी हमारे विसरल ऑर्गन्स के इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस आपके हाथ में नहीं है, राइट, वो चलता रहेगा, तो वो एक विसरल ऑर्गन का इनवॉलंटरी फंक्शन है। योर इसोफेगस, स्टमक, द गट, द होल एलिमेंट्री कैनाल इज विसरल ऑर्गन्स। पूरे एलिमेंट्री कैनाल को गट बोलते हैं। ठीक है, माउथ से लेके एनस तक, दैट इज नोन एज गट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन्स टू मेंटेन टू मेंटेन टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। होम्यो, HOMEO, होम्यो, then stasis, STASIS, होम्योस्टैसिस। इसका क्या मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, बैलेंस। बैलेंस, यहाँ बैलेंस का मतलब चलने वाला बैलेंस नहीं है ना, हमारे बॉडी के अंदर की चीजों का बैलेंस। ठीक है, होम्योस्टैसिस ब्रैकेट के अंदर अपन ने बैलेंस लिख लिया, इनसाइड द बॉडी, ब्रैकेट क्लोज करके, इनसाइड द बॉडी। तो होम्योस्टैसिस इनसाइड द बॉडी, बाकी होम्योस्टैसिस आउटसाइड द बॉडी के लिए सेरिबेलम है। ठीक है, ओके। सो इज ऑल्सो कॉल्ड VNS, सो इज ऑल्सो कॉल्ड VNS। कोई फुल फॉर्म गेस कर सकता है VNS का क्या होना चाहिए? NS तो पता है। अब ऊपर इनवॉलंटरी लिखे तो यहाँ वॉलंटरी क्यों आएगा? हाँ, V का मतलब विसरल होगा ना, और क्या? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा दिमाग खोल के लिखो ना। क्या हो गया? कुछ टेंशन एकदम। हाँ, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज
VNS यानी कि विसरल नर्वस सिस्टम, क्लियर है? ओके, इट इज सेल्फ गवर्नड, इट इज सेल्फ गवर्नड, इट इज सेल्फ गवर्नड, ये तो क्लियर है ना मीनिंग? इट इज सेल्फ गवर्नड मतलब वो कहीं और का वेट नहीं करेगा, उसको कोई और ऑर्डर नहीं देने वाला उसको, वो अपने आप चलेगा। इट इज सेल्फ गवर्नड एंड ऑटो फंक्शनिंग, एंड ऑटो फंक्शनिंग, एंड ऑटो फंक्शनिंग, एंड ऑटो फंक्शनिंग, ठीक है? इसके दो टाइप्स के नाम लिख लेते हैं, नीचे नीचे लिखो। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स, एक्चुअली टाइप नहीं बोलना चाहिए, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स। पहला नाम लिख लेना सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, SYMPATHETIC, सिम, देन पाथ, PATH पाथ, फिर ETIC sympathetic, एंड सेकेंड पैरासिम्पैथेटिक। नर्वस सिस्टम तो लिखेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके लिए अपन कॉलम बनाएंगे दोनों के लिए, है ना? पर एक लाइन इन दोनों के लिए लिखना, both of these, both of these, both of these work on same visceral organs, both of these work on same visceral organs and interact to maintain homeostasis, and interact to maintain homeostasis, and interact to maintain homeostasis। लाइन क्लियर है पूरा? हाँ, ऐसा नहीं कि आधा ऑर्गन्स मैं कर लेता हूँ काम, बाकियों में आधा तुम कर लो, ऐसा नहीं बटा हुआ है। अगर दोनों लंग्स में काम कर रहे तो दोनों लंग्स में काम करेंगे, मतलब अगर एक लंग्स में काम कर रहा है तो दूसरा भी लंग्स में काम करेगा, क्योंकि जो पहला काम कर रहा है ना उसका ऑपोजिट वर्क ये करेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बोथ वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आधा बॉडी का पार्ट सिंपैथेटिक कंट्रोल करेगा और बची हुई बॉडी का पार्ट आपका पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करेगा, इसको बैलेंस नहीं बोल रहे। हर ऑर्गन्स को दोनों कंट्रोल करेंगे, हर ऑर्गन का कोई एक चीज ये बढ़ाएगा तो दूसरा उस चीज को कम करेगा, तभी तो बैलेंस मेंटेन रहेगा ना। ठीक है, ओके, तो एक लाइन और लिखेंगे दोनों के लिए, बोथ बोथ आर, बोथ वर्क लिखना, बोथ वर्क opposite to each other, both work opposite to each other, both work opposite to each other। ठीक है, अब कुछ फंक्शन दोनों के लिखते हैं, कॉलम बनाएंगे। कॉलम में फर्स्ट कॉलम ना फंक्शन का लिखना, दूसरा कॉलम पैरासिम्पैथेटिक लिखना और तीसरा कॉलम पैरासिम्पैथेटिक। फंक्शन एक कॉलम में आपका सिंपैथेटिक रहेगा और एक में आपका पैरासिम्पैथेटिक। फंक्शन वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाना, लेकिन इनमें तो हमको बस इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, ये उस फंक्शन को बढ़ाएगा, ये कम करेगा, या ये कम करेगा तो ये बढ़ाएगा, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। तो फंक्शन वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रखना। समझ रहे हैं ना क्या लिख रहे हैं अपन? हाँ, सबको समझ में आ रहा है? हर्षित, कौन है हर्षित? हाँ, लिखना फर्स्ट फंक्शन। मैं हर्षित और समीर में कंफ्यूज रहता हूँ, कौन हर्षित है कौन समीर है। ठीक, चलो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, secretion of tears and sweat,
secretion of tears and sweat. ये एक फंक्शन है ना, विसरल ऑर्गन का ही फंक्शन है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक में लिखना इंक्रीजेस एंड पैरासिम्पैथेटिक में लिखना डिक्रीजेस। मतलब एक आंसू बढ़ाएगा, स्वेट बढ़ाएगा, तो दूसरा उसको कम करेगा, ठीक है। तो यही ऑपोजिट एक्शन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो सेकंड फंक्शन लिखना, ये हो गया सबका। एक में इंक्रीज लिखी अपन, दूसरे में डिक्रीज, ठीक है। सेकंड फंक्शन सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये ऊपर वाले को कैसे याद रख सकते हो आप लोग कि ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। सिंपैथी समझते हैं, सिंपैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति देना ना किसी को। तो अपन भी थोड़ा रो देते हैं ना कि चल भाई कुछ नहीं होता, अगले बार पास हो जाएगा, तो उसको अपन सिंपैथी दे रहे हैं, राइट। तो सिंपैथेटिक में देखो आंसू बढ़ रहे हैं, इंक्रीज लिखे ना अपन, ऐसे याद रख रहे हैं इसको। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बट ये सोच के ऐसा नहीं नाम दिया गया ना इसको, ठीक है। हाँ, मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ आपको। चलो अगला, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। कॉमा गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस, कॉमा पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस। ये सब जूस पढ़े ना अपन, गैस्ट्रिक जूस, कॉमा पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस, ये सारे जूसेस अपन पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस। सिंपैथेटिक में लिख लो डिक्रीजेस एंड पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा ये कि अब तुमने ज्यादा खा लिया तो मैं क्यों और जूस सेक्रेट करवाऊंगा भाई, समझ रहे। आप ज्यादा खाओगे तो और जूस सेक्रेट होगा ना, ताकि वो पचे खाना। अब यहाँ सिंपैथेटिक वाला बोला कि तुम्हारी नीयत खराब हुई है, तुमने ज्यादा खाया है, तो अब तुम्हारी गलती है, मैं और जूस नहीं दूंगा। तो ये डिक्रीज करेगा जूस को, समझ रहे हैं क्या। ठीक है, चलो थर्ड, हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर। अब ज्यादा खाए हैं, है ना, तो ये सब होता है ना, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हार्ट का कोई ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या लगता है सिंपैथेटिक इस चीज को क्या करेगा, कैसे मान जाएगा वो, तो जब वो खाने वाले को ही नहीं मान रहा है और इसमें तुम्हारी गलती बोल रहा है वो, तो इसमें क्यों मानेगा वो तो और इंक्रीज करेगा ना, जम्मर इंक्रीजेस लिख दो, तो आपका हार्ट बीट रेट भी बढ़ाएगा वो और आपका बीपी भी बढ़ा देगा वो, ठीक है। तो इंक्रीजेस, ये डिक्रीजेस लिख देना, ये अपन लोगों के फेवर वाला, ठीक है, पैरा वाला अपन लोगों के फेवर वाला, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीजेस, ठीक है। अगला, गट पेरिस्टाल्सिस, गट पेरिस्टाल्सिस, गट पेरिस्टाल्सिस, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल ऐसा वेवी टाइप का मूवमेंट करता है ना, जिससे खाना अंदर जाएगा, है ना। अब बताओ ये क्या करेगा सिंपैथेटिक वाला, डिक्रीज करेगा ना ऑब्वियसली। ये तो ना दिन भर ऐसे ऐसा करता रहेगा, आपको खाना है, मैं क्यों दिन भर ऐसा ऐसा करवाऊंगा गट को, समझ रहे हैं। तो ये फिर से डिक्रीज करेगा और पैरा वाला इंक्रीज करेगा। क्लियर है यहां तक, चार हो गए। हाँ, बॉडी हेयर, बॉडी हेयर, बॉडी हेयर, बॉडी हेयर, इसमें देखो सिंपैथेटिक में इरेक्शन, इरेक्शन वो जो गूस बम्स अपन बोलते हैं ना, बॉडी हेयर्स जो खड़े हो जाते हैं पूरे, तो इरेक्शन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स, इरेक्शन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स,
इरेक्शन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स, और वो फ्लैट करेगा, ठीक है। तो दूसरे में लिख लेना फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग। अब जब इरेक्शन हुआ है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, तो फ्लैटनिंग होगा मसल्स के रिलैक्सेशन से। मसल्स यही काम करते हैं ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, समझ रहे हैं? तो कंप्लीट कर लो सेंटेंस को पूरा। फ्लैटनिंग बाय रिलैक्सेशन ऑफ हेयर मसल्स, ठीक है। हो गया, ठीक, डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, ठीक है, या ह्यूमन, सॉरी एनिमल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एनिमल के पास सीएनएस नहीं है ना, सीएनएस का स्पाइनल कॉर्ड होगा पर ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो ये मैन, ह्यूमन, ठीक है। हाँ, क्या इसके पास ब्रेन रहता है? चलो नेक्स्ट लिखना केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना। जैसे हमने प्लांट्स में क्या क्या पढ़ा था सीक्वेंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड मूवमेंट्स इन प्लांट्स, है ना। फिर हमने पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, वहां नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ रहे थे अपन। फिर जब हम एनिमल्स में आए तो हमने देखा कि एनिमल्स में हमारा नर्वस सिस्टम भी है, तो यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन तो हो गई, हार्मोन्स तो है हमारे में भी, प्लांट्स में भी। प्लांट्स में बहुत लिमिटेड हार्मोन्स थे, 5 ही हार्मोन्स पढ़े थे, किसी को नाम याद है पांचों का? एनीवन? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिक या गिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ठीक है। सब पढ़ नहीं रहे हैं, एक दो लोग ही हैं जो घर जाके एक बार पढ़ रहे हैं, कॉपी पलट रहे हैं, बाकी लोग ऐसी मुंह उठा के वापस आ जा रहे हैं अगले दिन। चलो, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स याद है किसी को? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन के बारे में मैंने बताया था कुछ। एंडोक्राइन का मैंने क्या बताया था, उसका एक और नाम क्या था? डक्टिलिस। डक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, एक तरह का पैसेज होगा जहां से कोई चीज जाएगी, वेंट, ठीक है। तो हमारे घरों में या जो हमारे स्कूल्स में या कहीं जो सेंट्रलाइज्ड कूलिंग बोलते हैं, वहां पे अपन डक्ट लगाते हैं जहां से एयर जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रूम में बस जाली जाली लगी हुई है, तो उस जाली से एक्चुअली एयर आ रही है, राइट। बट वो एयर कहीं और से आ रही है, बट वो यहाँ तक कैसे पहुंच रही है? थ्रू अ डक्ट, थ्रू अ पैसेज जो एल्यूमिनियम का बना रहता है, ठीक है। वो पैसेज से आपकी एयर आपके रूम्स तक आती है, अलग अलग रूम तक जाती है। बट जंबो कूलर एक ही लगा हुआ है छत में कहीं पे, क्लियर है? इसी को सेंट्रलाइज कूलिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होता है, हार्मोन्स बनते एक जगह पे हैं, सिक्रीट एक जगह पे होते हैं, पर पहुंचते जहां जहां उनका टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर बन रहा है ब्रेन में, पिट्यूटरी याद है? पिट्यूटरी ग्लैंड लिखे थे ना, कहाँ पे था ये? आप ब्रेन में के किस पार्ट में था? हाइपोथैलेमस के फ्लोर में, याद है? हम लिखे भी थे कि हाइपोथैलेमस है, उसके फ्लोर में एक पी शेप मटर के जितना एक ग्लैंड है जो आपके बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। या एक और नाम क्या दिया था अपन ने इसको? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो मास्टर है, बाकी सारे स्लेव्स हैं, उसके ऑर्डर का इंतजार करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए वो मास्टर और बाकी सारे ग्लैंड्स उसके स्लेव्स। ग्लैंड्स मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनके पास खुद का डक्ट नहीं है, तभी इनका नाम डक्टलेस मान रखा गया है। तो ये अपने हार्मोन्स कैसे पहुंचाते हैं? थ्रू ब्लड, थ्रू ब्लड, नॉट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है, ब्लड, क्लियर है? चलो, तो हेड डालिए केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ब्रैकेट में हार्मोन्स लिख लेना। हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे। हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स है ना, अभी अपन लोग सीधे नहीं बैठते, ठीक है। चलो, ओके, इसमें लिखेंगे इन मेन, इन मेन, in men, another system called endocrine system in men, another system called endocrine system
endocrine system is present, which controls and coordinates, and coordinates the body functions, which controls and coordinates the body functions to maintain homeostasis inside the body. To maintain homeostasis inside the body. To maintain homeostasis inside the body. Again, वही होम्योस्टैसिस बैलेंस. ठीक है. इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ. हम उस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे अंदर. ठीक है. एग्जांपल है जैसे अगर हमारे बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, होता है ना, हम कई बार ज्यादा मीठा खा लेते हैं, एक्सेस में मीठा खा लेते हैं, तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया. अल्टीमेटली सारा खाना तो ब्लड लेके जा रहा है ना सेल्स तक, तो ऑल ग्लूकोज इज बीइंग कैरिड बाय ब्लड होंगे, राइट. तो जो भी है वो ब्लड का शुगर लेवल को बढ़ा देगा, ब्लड के अंदर का ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, क्योंकि ब्लड के पास जो प्लाज्मा है ना वो लिक्विड पार्ट है, उसमें वाटर है, उसमें मिनरल्स है, उसमें ग्लूकोज भी. तो वो ग्लूकोज का एक फिक्स्ड अमाउंट रहना चाहिए, वो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए. तो अगर वो ज्यादा होता है ना तो आपका जो पेंक्रियाज है ना ग्लैंड, जो पेंक्रियाटिक जूस भी बना रहा था, मतलब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी था. एंडोक्राइन एक हुआ तो दूसरा एक्सो होगा ना, जैसे अपन एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस पढ़ते थे, राइट. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़ते थे, ये दोनों अपोजिट चीज है ना. वैसे ही यहाँ पे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं. तो आपके पेंक्रियाज एक्सोक्राइन भी थे और अभी वो एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सेक्रेटिंग हॉर्मोन्स आल्सो एंड दे वर सेक्रेटिंग जूस आल्सो, जिसमें एंजाइम्स थे. समझ में आ रहा है. तो ऐसे एक और कौन सा है आपका, एक तो पेंक्रियाज है. अच्छा, ये पेंक्रियाज ही है बस, बाकी लीवर तो सिर्फ आपका बाइल जूस सेक्रेट करता है, लीवर आपका कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं करता. ठीक है. ओके. तो कमिंग बैक, क्या बात कर रहे थे हम कि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो पेंक्रियाज क्या करेगा, वो एक हार्मोन सेक्रेट करेगा जिसका नाम है इंसुलिन. ठीक है. वो इंसुलिन उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा. मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया था जिससे आपके बॉडी का बैलेंस खराब हुआ, तो उसको ठीक करने के लिए पेंक्रियाज ने हार्मोन सेक्रेट किया, और ये हार्मोन्स अल्टीमेटली ब्लड में जाएगा और वो इंसुलिन ब्लड के एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा. समझ रहे हैं. और अगर पेंक्रियाज ये काम करना बंद कर दे और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, तब हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है. ठीक है. जिनको शुगर होती है, जिनको डायबिटीज होती है, तो अगर वो टाइप ए टाइप बी ऐसा कुछ उसमें डायबिटीज का टाइप रहता है, अगर आपको कम मतलब ज्यादा लेवल नहीं गया आपको डायबिटीज का, तो मेडिसिन से काम हो जाता है. बट वो मेडिसिन रेगुलर बेसिस में चलती है, हर दिन लेना पड़ता है हमें खाना खाने से पहले, ऐसा रहता है, राइट. और अगर कुछ ज्यादा ही ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा. अगर आपका पेंक्रियाज उतना प्रॉपर या उतना अमाउंट में इंसुलिन जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो हम अगर किसी के घर में होंगे कोई, तो वो लेते होंगे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता होगा हर दिन. ठीक है. तो वो एक तरह का हार्मोन ही है वो, बट अब पेंक्रियाज उतनी क्वांटिटी में नहीं बना पा रहा है, तो वो एक एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन को बॉडी में डाल रहा है. क्लियर है. तो ये एक एग्जांपल हुआ हार्मोन का कि हाउ हार्मोन इज मेंटेनिंग द बैलेंस इनसाइड द बॉडी. क्लियर है. तो ये तो एक हार्मोन हुआ, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना. एंडोक्राइन के बारे में और देखते हैं कि वो डक्टलेस क्यों है ना. देखो नीचे, ओके. एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, endocrine system is formed of a number of, endocrine system is formed of a number of, endocrine system is formed of a number of endocrine glands, endocrine glands, endocrine glands, which secrete hormones, which secretes hormones, which secretes
hormones into the blood, into the blood, into the blood for their transportation to, for their transportation to, for their transportation to specific target organs, specific target organs, specific target organs, specific target organs. समझ रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हार्मोन कहीं और सेक्रेट होगा बट जाएगा वो उस टारगेट ऑर्गन में जहां उसका काम है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, लिखना नहीं है, बता रहा हूँ. ठीक है, बाकी पर एक एक करके हार्मोन लिखेंगे सारे. ये हार्मोन कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड इसको सेक्रेट करता है और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है. ठीक है, और अभी क्योंकि ये लाइन लिखे रहा कि टारगेट ऑर्गन का मतलब क्या है और वो ब्लड में फ्लो होके जाएगा. ठीक है, तो हम हार्मोन्स जब पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे हम सेक्स हार्मोन्स. ठीक है, जो एक मेल में होता है जिसको अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन और एक फीमेल में होता है एस्ट्रोजन. ठीक है, फीमेल में ऐसे और हार्मोन्स होते हैं जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही सेक्रेट करता है. जैसे ओवरी, ओवरी का काम एग बनाना तो है, टेस्टिस का काम स्पर्म बनाना तो है, बट उनके अलावा वो हार्मोन्स भी बनाते हैं. ठीक है, और ये हार्मोन्स उनको टारगेट ऑर्गन तक भेजना होता है. जैसे एक फीमेल हार्मोन की बात करता हूं मैं, एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन करता है. ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन हमें कब करना है? जब फीमेल एक चाइल्ड को बर्थ देगी. ठीक है, उसके बाद ही मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है मैमरी ग्लैंड्स में. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो ऐसा नहीं कि मैमरी ग्लैंड्स रेडी है तो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. ठीक है, वो मिल्क प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा? ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड. हर एक हार्मोन का एक पर्टिकुलर टाइम है, राइट, कि वो तभी सेक्रेट होगा. है ना, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा ना, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, कि एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद ही कुछ हार्मोन सेक्रेट होना चालू होते हैं. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, राइट. और अब उस हार्मोन में, वो ओवरी में है हार्मोन, बट उसको टारगेट ऑर्गन तक जाना है कहाँ? मैमरी ग्लैंड्स तक. समझ रहे? तो वो ब्लड में उस हार्मोन को छोड़ देगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करके उसको मैमरी ग्लैंड्स तक लेके जाएगा, जहां पे वो फिर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. समझ में आ रही बात? तो ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया किसने? ब्लड में. तभी हम बोल रहे हैं कि हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं बट उनका कोई एक पर्टिकुलर वेसल नहीं है, वो ब्लड के साथ ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है. दैट इज व्हाई डक्टलेस ग्लैंड. ठीक है, ओके, देखो, द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, so it is also called, so it is also called hormonal system. So it is also called hormonal system. So it is also called hormonal system. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में अब ये डक्टलेस के बारे में लिख लेते हैं कि इनको हम डक्टलेस क्यों बोल रहे हैं. देखो नीचे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड ductless gland. Endocrine glands are also called ductless glands because these lack a duct. Ductless बोल रहे हैं ना, मतलब duct नहीं है, तो these lack, LAC के lack ना, उनके पास duct नहीं है. These lack a duct, so secrete hormones generally in the blood. So secrete hormones generally in the blood. ठीक है, तो नेक्स्ट हेड डालना हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स. अगर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस पूछता है तो अपन क्या बोल सकते हैं? पहला की सेक्रीशन अलग अलग है ना. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम सेक्रेट करते हैं या जूस सेक्रेट करते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स. ठीक है, दूसरा,
एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस है, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड आपके टंग में है और वहीं पे एक डक्ट है जिससे आपका सलाइवा वहां पे आ रहा है, टंग के सरफेस में आ रहा है। स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऐसा नहीं ना स्वेट टंग से और बन रहा है और फिर वो ब्लड के अंदर से आपके यहाँ पे आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। मतलब ये इनके पास खुद का एक डक्ट है। जैसे इंटेस्टाइन ये जूस सेक्रेट करते हैं, इंटेस्टिनल जूस, और वो जूस वहीं पे ही उनके सरफेस में बाहर आ जाता है। मतलब कहीं और उनको ब्लड के थ्रू पहुंचाना नहीं पड़ रहा है कहीं और। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे एंडोक्राइन को ये करना पड़ रहा है ना, एंडोक्राइन को अगर हार्मोन्स कहीं पहुंचाने तो उसके पास और कोई साधन नहीं है, वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचा सकता है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा है जो हर बॉडी पार्ट्स में घूम के आता है। तो हार्मोन्स के लिए यही एक बेस्ट मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके। तो हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। चलो, हार्मोन्स आर्ली हेडिंग लिखना इसमें हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब इन सबके फॉर्मूले भी होंगे हार्मोन्स के। जैसे मैंने इंसुलिन बोला तो इंसुलिन का भी एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। हालांकि हमको इतने डिटेल में नहीं जाना, हमें बस ये पढ़ना है कि हार्मोन का नाम क्या है, कौन सा ग्लैंड उसको सेक्रीट कर रहा है, वो ग्लैंड कहाँ पे है। जैसे थायराइड ग्लैंड यहाँ है ना, फिर टेस्टिस, ओवरी, ये सब का पोजीशन हमको बस देखना है कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है और फंक्शन क्या है, बस। ठीक है। तो हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स secreted in small amounts, secreted in small amount by endocrine glands of body, by endocrine glands of body. Hormones are organic compounds secreted in small amounts by endocrine glands of body, comma, generally released in the bloodstream, generally released in the bloodstream, generally released in the bloodstream, and have specific action on a specific target organ, and have specific action bloodstream, and have specific action on a specific target organ. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? And have a specific function on a specific target organ. मतलब हार्मोन का फंक्शन फिक्स है। जैसे इंसुलिन का फंक्शन फिक्स है ना, वो और कुछ नहीं करेगा आपकी बॉडी में, वो बस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता रहेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे हमारे जूसेस में भी हर एंजाइम का फंक्शन फिक्स था ना, कि अगर वो एमिलेज है तो वो स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेगा, वो प्रोटीन को कुछ नहीं करेगा, है ना, वो फैट को कुछ नहीं करेगा। फैट के लिए अलग था, क्या था फैट के लिए? लाइपेज। फैट के लिए क्या था? लाइपेज। प्रोटीन के लिए क्या था? ट्रिप्सिन था, ऊपर पेप्सिन भी था। ठीक है, तो सबके एक स्पेसिफिक फंक्शन थे और स्पेसिफिक टारगेट। वैसे ही हॉर्मोन्स भी होते हैं, हर हार्मोन का स्पेसिफिक फंक्शन होगा और एक स्पेसिफिक टारगेट होगा, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं करेंगे आपकी बॉडी। क्लियर है? ओके, फुल स्टॉप। They are also called chemical messengers. They are also called chemical messengers. They are also called chemical messengers. Full stop. They are secreted only when required. They are secreted only when required. They are secreted only when required. अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको वो मिल्क वाला, वो तभी सेक्रेट होगा ना जब रिक्वायर्ड होगा। समझ रहे हैं है ना? जब तक फीमेल ने किसी चाइल्ड को बर्थ नहीं दिया तब तक मिल्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तब तक मिल्क सेक्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली व्हेन रिक्वायर्ड तभी वो सेक्रेट करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस तरीके अपन हार्मोन्स आर सेक्रेटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड
इंसुलिन का भी ऐसे ही काम है ना, ऐसा नहीं कि इंसुलिन हमेशा सेक्रीट होता रहेगा। जब ग्लूकोज लेवल उस लेवल से ज्यादा होगा जो हमारा एक लेवल मेंटेन रहना चाहिए, अगर उससे ज्यादा हुआ ग्लूकोज का लेवल तभी इंसुलिन सेक्रीट होगा। अदरवाइज अगर ऐसे में सेक्रीट हो गया तो वो तो ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? और दोनों ही बीमारी डायबिटीज कहलाती है। लो शुगर बोल लो या हाई शुगर बोल लो, दोनों ही डिसीज। हाई बीपी लो बीपी भी डिसीज है, दोनों ही डिसीज है। मतलब ब्लड प्रेशर भी एक नॉर्मल रहना चाहिए, वैसे ही ग्लूकोज लेवल भी आपकी बॉडी में नॉर्मल रहना चाहिए। कम हुआ तो लो शुगर, यानी कि आपको ऐसा कुछ इनटेक करना पड़ेगा जिसमें शुगर हो, ताकि आपका ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहे। ठीक है, ओके। यानी कि दे आर सेक्रेटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप। दे आर क्विक एक्टिंग, दे आर क्विक एक्टिंग, they are quick acting और slowly acting, और slowly acting मतलब दोनों टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं। कुछ हॉर्मोन्स बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं और कुछ हॉर्मोन्स थोड़े से धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे हमारे जो सेक्स हॉर्मोन्स हैं, ओवरी एंड जो टेस्टिस जो हॉर्मोन्स बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये धीरे काम करते हैं। तभी अब बोल रहा कि प्यूबर्टी का जो टाइम है वो 11 से 18 तक चलता रहता है। टीन एज बोलते हैं इसको अपन। 13 से चालू होता है ना, टीन, 13, 12 तो ना बोलते अपन ना, 13 से लेके 19 तक, जहाँ पे टीन 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 आ रहा है, दैट इज टीन एज, राइट। तभी तो टीन एजर्स बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं? ये सच्ची वाला है ना, ये तो बोलते हैं सभी। ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो वो स्लोली वाला था, ठीक है। और कुछ होते हैं फास्ट वाले, जैसे एक एड्रेनल, एड्रेनलिन होता है। आपके किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड है और वहां होता है एड्रेनलिन। हमें जब डर लगता है ना तो वो हार्मोन एकदम एक्टिव हो जाता है। हम डरते हैं, हम घबराते हैं, है ना। कुछ चीजें जैसे जो एक्साइटिंग हम करते हैं तो हम थोड़ा सा डर लगता है ना, कुछ जैसे कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता है। जो एक फीलिंग आती है ना, वो एड्रेनलिन के कारण आती है आपको, और वो हार्मोन एड्रेनलिन है और वो ग्लैंड है एड्रिनल, जो किडनी के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, किडनी के ऊपर रहता है वो, और वो जो हार्मोन सेक्रेट करता है वो है एड्रेनलिन। ठीक है, ठीक है। वो जिसको जैसे बहुत खतरनाक खतरनाक झूले में बैठने की आदत होगी ना, उस पर ऐसा बोलते हैं कि इसका एड्रेनलिन बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, इसको एक्साइटमेंट बहुत पसंद है, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं ना, लड़ाई करने के एकदम रेडी हो जाएंगे। जैसे एक कुछ लोग होते हैं बहुत शांत ना, जैसे लड़ाई हो रही है तो पहले कुछ छोड़, और कुछ एकदम हाथापाई होते रहेंगे तो उनका एड्रेनलिन एकदम एक्टिव रहता है। तो वो एड्रेनलिन एकदम फास्ट एक्टिंग ना, अगर वो स्लो रहेगा तब तो तुम मार खा जाओगे, आप समझ रहे हो। तुरंत एक्टिंग करना है मतलब वो आपका एड्रेनलिन एकदम एक्टिव हो जाता है, वो सेक्रीट करता है, आपके अंदर जोश आ जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो लड़ते समय जो जोश आता है ना और आप थोड़ा सा कपकपाने लगते हो ना, वो एड्रेनलिन। कभी होता है अगर मेरे साथ हुआ, इससे मेरे को याद है। मतलब लिटरली आप लड़ाई के बाद थोड़ी देर तक कपकपाओगे, हाँ, आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, इससे भी जो फीलिंग आएगी ना कपकपाने, तो वो चला गया मार के ना, उसके बाद भी आप बैठ के कपकपा रहे, अब नहीं आएगा वापस वो मार, पर तभी कपका जब वो आप अभी आप उस स्टेज में हो, घबराहट वाली स्टेज में। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो वो एड्रेनलिन होता है। ठीक, चलो, ओके। तो क्या लिखे? सम हॉर्मोन्स आर क्विक एक्टिंग और स्लोली एक्टिंग आफ्टर अ लैग पीरियड, आफ्टर अ लैग पीरियड। ये वाला सुस्त हार्मोन। लैग मतलब, लैग का मतलब क्या होता है? थोड़ा पीछे रहेगा, आराम से आएगा, लैग पीरियड। ठीक है, ठीक है। तो ये हार्मोन के बारे में लास्ट एक हेड डाल के छोड़ देना, अपन नेक्स्ट क्लास में सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेड डाल दो, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मेन, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मेन, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मेन। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं जितने भी टाइप के ग्लैंड्स हैं, वो क्या हार्मोन सेक्रेट करने वाले हैं, उनके फंक्शन क्या है। ऐसे टैबुलर फॉर्म में बना लेंगे, ग्लैंड्स के नाम लिखते रहेंगे, वो ग्लैंड्स कहाँ पे है, वो हार्मोन क्या सेक्रेट करते हैं और उनका फंक्शन क्या अपन लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।